नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रूस में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में विस्तार पूर्वक आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम रूस की राजनीतिक कार्यप्रणाली कैसे काम करती है उसको भी देखेंगे। रूस की चुनाव प्रणाली पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, 5वीं बार के लिए श्री व्लादिमीर पुतिन साहब रशिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, और ये लगातार 2030 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के संबंध में ये वीडियो है। विस्तार पूर्वक आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूस के राजनीतिक कार्यप्रणाली, रूस की चुनाव प्रणाली, रूस के राष्ट्रपति चुनाव, और अंत में हम दोस्तों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रूस के मैप को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रूस में 3 दिन तक मतदान प्रक्रिया चली थी। मतगणना में दोस्तों कुल मतों का 87.97% जो वोट था वो पुतिन जी को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दोस्तों पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। अब वे सन 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया। दोस्तों कुल 11.42 करोड़ मतदाताओं में से 72.84% लोगों ने इस चुनाव में मतदान किया। रूस के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारत में भी कई स्थानों पर वोट डाले गए। रशिया के जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने भी अपने राष्ट्रपति के लिए इंडिया से ही वोट किया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट में आगे चलते हैं और एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाते हैं इस संबंध में। तो दोस्तों ये रही न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें पुतिन जीते 2030 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति, ये हेडिंग है। आप वीडियो को पॉज करके इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति चुनाव कमजोर मुकाबले के चलते 5वीं बार जीत हुई आसान। दोस्तों कहा जा रहा है कि रूस के अंदर राष्ट्रपति पुतिन के अगेंस्ट कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं था, इसलिए 5वीं बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्योंकि होता भी यही है दोस्तों, ये अपने प्रतिद्वंदियों का ठीक ठाक लेवल पर सफाया पहले ही कर देते हैं, इसलिए ये बिल्कुल ही मानिए कि निर्विरोध ही चुने जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि नून अगेंस्ट पुतिन का मतदाताओं पर खास असर नहीं पड़ा। दोस्तों एलेक्सी नवेल्नी जो रशिया में एक अभी उभरते हुए नेता थे, जिनकी अभी आर्कटिक जेल के अंदर हत्या हो गई थी काफी संदिग्ध परिस्थितियों में, तो उनकी पत्नी और उनके समर्थकों ने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में ये आंदोलन चलाया था चुनाव के दौरान। यहाँ पर दोस्तों बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर दिख रही है, जहाँ पर भारत के चेन्नई के अंदर एक रशियन लेडी अपनी बच्ची के साथ अपने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करती दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और हेडिंग है कि स्टालिन को पीछे छोड़कर सबसे प्रभावी नेता बनने की राह पर है पुतिन। पुतिन की पॉपुलैरिटी इस हद तक रशिया के अंदर बढ़ रही है कि स्टालिन जो पुराने नेता थे रूस के, जो अब तक के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनको भी इनकी पॉपुलैरिटी पीछे छोड़ने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस पेपर की कटिंग को आप लोग थोड़ा सा सही से पढ़ लीजिएगा। आइए अब रूस की राजनीतिक प्रणाली के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। दोस्तों आइए हम रूस की राजनीतिक प्रणाली को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों रूस में भी फेडरेशन असेंबली अर्थात संसद अर्थात ड्यूमा के 2 सदन होते हैं। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा याद रखिएगा, और इसको फेडरेशन असेंबली भी कहते हैं। ठीक है, तो इस फेडरेशन असेंबली अर्थात संसद के 2 सदन होते हैं रशिया के अंदर, याद रखिएगा। जैसे अपने यहाँ संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह रशिया के अंदर भी फेडरेशन असेंबली अर्थात संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? तो ऊपरी सदन को दोस्तों काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहा जाता है और निचला सदन को स्टेट ड्यूमा। ठीक है, ये कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रूस में दोस्तों वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वही कार्यकारी एवं नाम मात्र दोनों प्रकार का प्रमुख होता है। तो सर्वे सर्वा रूस के अंदर शासन का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है, याद रखिएगा। इसलिए रूस के अंदर राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का चुनाव काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों शक्तियों के मामले में दूसरे स्थान पर होते हैं रूस के प्रधानमंत्री, और इस क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? ऊपरी सदन का अध्यक्ष। ठीक है, यदि दोस्तों रूस के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति किसी कारणवश होती है तो ऊपरी सदन का अध्यक्ष ही शासन चलाता है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है रशिया में, वो कौन होता है? ऊपरी सदन का अध्यक्ष। ऊपरी सदन अर्थात काउंसिल ऑफ फेडरेशन, यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे इंडिया में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे राष्ट्रपति की जो है किसी कारणवश जो है सीट अनुपस्थित मतलब रिक्त हो गई है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह
राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, ये आप जानते हैं। तो उसी तरह से ये प्रक्रिया जो है रशिया के अंदर भी होती है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो ऊपरी सदन अर्थात काउंसिल ऑफ फेडरेशन का अध्यक्ष जो है रशिया का शासन संचालन करता है। आई होप दोस्तों आपको रूस की राजनीतिक प्रणाली थोड़ा सा समझ आ रही होगी। दोस्तों यहाँ पर वोटिंग कई राउंड्स के अंदर होती है, चुनाव प्रणाली को समझते हैं। तो वोटिंग जो है रशिया के अंदर राउंड्स में होती है, कई राउंड्स में होती है, जिसमें कई उम्मीदवार चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यदि पहले राउंड की वोटिंग में किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे ही दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। दूसरे राउंड में संभवतः जो है प्रत्याशी जो है स्पष्ट बहुमत वाला व्यक्ति मिल जाता है, उसको जो है निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों रूस की जो राजनीतिक कार्यप्रणाली है विस्तार पूर्वक और बहुत ही इजी वे में अच्छे से इंडिया के संदर्भ में आपको समझाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आइए चलिए इस डिस्कशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पुतिन के खिलाफ कौन कौन से प्रत्याशी खड़े थे? ये रशियन नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। पावेल ग्रुडिनिन सही है, व्लादिमीर जिरिनोवस्की और केस्निया सोबचाक ये लेडी हैं, याद रखिएगा। और वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपोजिशन में कौन कौन खड़ा था इसको थोड़ा सा जो है बताना जरूरी था। दोस्तों ये बंदा एलेक्सी नवेल्नी है, ये अगर इस चुनाव के अंदर होता तो व्लादिमीर पुतिन साहब को यहाँ पर नाको चने चबवा देता, क्योंकि दोस्तों ये रशिया के अंदर काफी पॉपुलर हो रहा था। एलेक्सी नवेल्नी की दोस्तों अभी कुछ समय पहले आर्कटिक के एक जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी और कई बार आरोप भी लगाया गया था कि पुतिन की कहीं न कहीं इसमें एक साजिश है, ऐसा आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों इनकी हत्या के बाद इनके समर्थकों ने और इनकी बीबी ने मिल करके इस चुनाव के अंदर पुतिन के अगेंस्ट में नून अगेंस्ट पुतिन नाम की एक मुहिम भी चलाई थी। इसके अंदर रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग सहित कई रूसी शहरों और कई देशों के रूसी दूतावासों के सामने लोग जुटे और इस चुनाव का विरोध प्रदर्शन किया, जिसे प्रोटेस्ट वोटिंग कहा जा रहा है। अर्थात इन प्रदर्शनों का चुनाव पर कोई असर होने वाला तो नहीं था, लेकिन इस तरह का एक जो है प्रदर्शन रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ किया गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो पुतिन को कब कब कितने कितने वोट परसेंट मिले? तो 2018 में इनको मिला था 76%, 2012 में मिला 63%, 2004 में इनको 71% और 2000 के अंदर इनको 53.4% और अब 87% इनको वोट मिला। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सन 2000 से ये व्यक्ति लगातार 2030 तक अब रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में बीच में संविधान संशोधन भी किया था अपने राष्ट्रपति बने रहने के लिए। तो काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं पुतिन साहब और ये चाहते हैं कि ये काफी लंबे समय तक रूस के राष्ट्रपति रहे। फिलहाल दोस्तों हमारे मित्र देश की बात चल रही है तो हम इनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे लोगों का जो इमोशन हो वो हर्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए काफी अच्छे व्यक्तित्व साबित होते हैं। वैसे रशिया का हम आप सब 1971 के युद्ध में क्या योगदान रहा है, ठीक है, वो सब आप लोग जानते हैं। उस कहानी को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा डिस्कशन से भटकाव फील होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसमें और बात करते हैं। दोस्तों पुतिन साहब के बारे में काफी कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जासूस से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर। तो आप जानते हैं कि रशिया की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है केजीबी। तो केजीबी के ये ऑफिसर भी रह चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे कि 1972 में ये सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे थे, लॉ में ग्रेजुएट हैं, खुफिया एजेंसी में शामिल हुए थे केजीबी के अंदर। हर तरह के हथियार चलाने में इनको महारत हासिल है, ब्लैक बेल्ट भी हैं कराटे के अंदर, ठीक है। 1999 में दोस्तों जब बोरिस एल्त्सिन जो वहां के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे 1999 में, और सन 2000 में ये राष्ट्रपति बने। 2004 में दूसरी बार भी इन्होंने चुनाव राष्ट्रपति का जीता। संविधान के मुताबिक दोस्तों तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे रशिया के अंदर। मैंने आपको बताया कि इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में भी वहां के संशोधन किया था, तो इसलिए प्रधानमंत्री ये बन गए थे तीसरी बार, क्योंकि रशिया में कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। लेकिन अब इन्होंने रशिया के संविधान में ऐसा संशोधन कर दिया है कि कोई व्यक्ति जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये काफी डिक्टेटरशिप वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों संविधान संशोधन इन्होंने करा 2012 से अब तक ये राष्ट्रपति हैं, अब 2024 से 2030 तक भी रहेंगे। अब देखिए आगे तो चीजें भविष्य के गर्भ में है, आगे क्या होता है, लेकिन ये काफी पॉपुलर पर्सन भी है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे, थोड़ा सा लगाए गए हैं, ठीक है।
और इस मैप के अंदर हम रशिया की जो लोकेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से रशिया यूरोप से अलग हो रहा है, ठीक है, और रशिया की ये कुछ इस तरह की एक जो है सॉरी इस तरह की कुछ बाउंड्री बन रही है रशिया की, ठीक है। ये इस तरह की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी रशिया की बाउंड्री। तो रशिया के बगल में आपको कैस्पियन सी दिख जाएगा, तो कैस्पियन सी से बाउंड्री बनाता है रशिया, याद रखिएगा। ब्लैक सी से भी बाउंड्री बनाता है। यहाँ पर यूक्रेन है, तो ब्लैक सी यूक्रेन और रशिया वार के दौरान काफी चर्चा में रहा था, तो आप लोगों को ब्लैक सी तो बताने की जरूरत है नहीं कि ब्लैक सी कहाँ है। ब्लैक सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्लैक सी की सीमाएं टर्की से, यूक्रेन से और यहाँ पर जॉर्जिया से भी लगती है। ये कॉकेसस श्रेणी है, ठीक है। और यहाँ पर रशिया को थोड़ा सा जो यूरोपियन पार्ट है वो कौन कौन से देश इसको टच करते हैं वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर में आएगा फिनलैंड, फिनलैंड के बाद एस्टोनिया, फिर लाटविया, फिर लिथुआनिया, फिर बेलारूस, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन रूस से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, फिर कजाकिस्तान यहाँ पर, उसके बाद मंगोलिया के साथ भी रूस बाउंड्री शेयर करेगा, फिर चाइना के साथ। इधर जापान से एक आइलैंड है कुरिल आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स की पट्टी है, उसको लेकर के यहाँ पर विवाद है, तो यहाँ कुरिल आइलैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। कुरिल आइलैंड जापान और रशिया के बीच एक विवादित छिछली जल पट्टी है, ठीक है। और रशिया के उत्तर में आपको आर्कटिक सागर मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको रशिया का मैप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बेरिंग जल संधि के माध्यम से रशिया यूनाइटेड स्टेट के अलास्का वाले हिस्से से अलग होता है, ठीक है। अलास्का का भी दोस्तों रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने 1800 समथिंग 1853 या ऐसे कुछ टाइम था जब रूस ने यूएसए को अपना अलास्का वाला पार्ट बेच दिया था, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों मैप के अंदर भी रूस आपको क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था उतना मैंने डिस्कस की। आप लोगों को कोई क्वेरी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।